Good morning to all the medical aspirants. How's your study going? All good? Okay, in previous lecture we have completed, in previous two lectures we have completed the sexual reproduction, male reproductive system, then hormonal control of male reproductive system, and then our female and female के भी hormonal कंट्रोल. एंड आफ्टर दैट वी हैव कंप्लीटेड गैमेटोजेनेसिस कि गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होगा. उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, कौन कौन से फेजेस होते हैं, द फोर फेजेस वी हैव read about it all. In now today class we are going to start fertilization and after that embryonic development. अगर अब जब gametes बन चुके हैं तो अब क्या होंगे, वो फर्टिलाइज करेंगे, उनका फ्यूजन होगा. और जब फ्यूजन होगा तो जब वो फर्टिलाइज देन एक जाइगोट का फॉर्मेशन बनेगा होगा और उसके बाद जाइगोट क्या करते हैं कि एम्ब्रियो में डेवलप कर जाएंगे. ओके, सो नाउ स्टार्ट टुडे क्लासेस. अब देखिए, जो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल में थे बेटा, जो उसमें डेजेस आपके आ रहे थे, कौन कौन से फेजेस थे आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल. देन आपके फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेशन एंड आफ्टर दैट ल्यूटियल फेज. ये 4 फेजेस आपके थे. ल्यूटियल फेज को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सिक्रेटरी फेज भी बोलते हैं. अब आ जाते हैं फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन क्या होती है, तो जब भी कॉपुलेशन मतलब कि कोइटस होता है, जब सीमेन क्या करता है, रिलीज करता है थ्रू पेनिस और वो डायरेक्ट वजाइना में जब जाती है, जिसको हम लोग इंसेमिनेशन बोलते हैं. तो फर्टिलाइजेशन क्या है, तो पेनिट्रेशन है हमारे मैच्योर ओवम का स्पर्मेटोजोआ से और बाद में जाकर के वो फ्यूज कर जाते हैं रिस्पेक्टिवली हमारे मेल और फीमेल प्रो न्यूक्लियाई. इसको क्या बोला जाता है, फर्टिलाइजेशन. मतलब सिंपल भाषा में अगर आप समझे तो जो भी हमारा एग का फॉर्मेशन हो रहा था फीमेल में और मेल में जो भी हमारे स्पर्म का फॉर्मेशन है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे, स्पर्मेटोजोआ, देन वो स्पर्मेटिड्स बन रहे थे, तो उसका अगर फ्यूजन जब हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन. अब देखो ह्यूमंस में क्या होते हैं, जो फर्टिलाइजेशन होते हैं वो कैसे होते हैं, तो एम्पुलरी इस्थेमिक जंक्शन पे होते हैं. एम्पुलरी इस्थेमिक जंक्शन याद है, फेलोपियन ट्यूब का स्ट्रक्चर, एम्पुला और इस्थमस, वहां पे जाकर के क्या होती है, फर्टिलाइजेशन वहीं पे हो जाती है फेलोपियन ट्यूब में. ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओविडक्ट भी आपको कहीं कहीं लिखा हुआ मिल जाएगा. तो डोंट कंफ्यूज बिटवीन द फेलोपियन ट्यूब एंड ओविडक्ट, बोथ आर दी सेम थिंग. तो ये जो सिक्रीशंस होते हैं आपके फीमेल जेनाइटल से, ट्रैक से, वो क्या करते हैं, जो भी कोटिंग सब्सटेंस होती है उसको रिमूव करते हैं, जो कि आपके किस पे डिपॉजिटेड हो जाती है, स्पर्म्स पे. और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्रोसोम. जैसे कि मान लो स्पर्म के हेड था, उसका क्या होता है, बॉडी और नेक होती है, बॉडी होती है एंड देन टेल होती है. तो उसके हेड पे क्या होता है, एक्रोसोम्स होते हैं. तो उस एक्रोसोम्स को क्या करते हैं, हटाता है कौन, हमारा ओवम का काम है. एंड देन वो जब वो हट जाती है तो जो आपके कैपेसिटेड स्पर्म जो होते हैं वो एक्रोसोमल रिएक्शन में जाते हैं एंड देन वहां से बहुत सारे तरह के केमिकल्स को रिलीज करते हैं, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट हो रहा था, उसके एक्रोसोमल हेड पे. और ये केमिकल्स हमारा इसको क्या बोलते हैं, ये जो भी केमिकल्स वो रिलीज करते हैं उसको बोलते हैं स्पर्म लाइसिन्स. अब देखो, एक्रोसोमल रिएक्शन होने की वजह से क्या होता है, तो हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है स्पर्म का, वो फ्यूज होने लगता है हमारे सेकेंडरी oocyte के साथ. मतलब दोनों का प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हो रहा है, फ्यूज होने लगता है. और जो भी स्पर्म क्या कर रहे हैं, कंटेन कर रहे हैं और वो इंटर करते हैं कहाँ पे, फिर oocyte के अंदर. एंड देन जैसे ही वो oocyte के अंदर जब जाते हैं तो आपको चेंजेस देखने को मिलता है मेम्ब्रेन के अंदर. और oocyte क्या करती है, कोई भी एडिशनल मतलब दूसरे स्पर्म्स की एंट्री को ब्लॉक कर देती है. मतलब अगर इससे आप क्लियरली ये समझोगे कि एक एग को एक ही स्पर्म की जरूरत है, नॉट अ मिलियन, नॉट अ थाउजेंड्स ऑफ स्पर्म्स. एंड देन हाउ द फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस. तो आपके मेम्ब्रेन जो होते हैं उस साइड के, वो ब्लॉक कर देते हैं कि कोई और एडिशनल स्पर्म्स ना आए. इसलिए इसको इंश्योर करने के लिए कि सिर्फ एक ही स्पर्म क्या करे, फर्टिलाइज करे हमारे एक ओवम को. और जैसे ही हमारे जो स्पर्म की एंट्री को इंड्यूस करने का जैसे ही हो जाता है तो फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कंप्लीशन होता है फिर मियोटिक डिवीजन का, हमारे सेकेंडरी oocyte का. देन सेकेंडरी मियोटिक डिवीजन के मतलब, जो कि हमारा मियोटिक मतलब अनइक्वल डिवीजन, जिसके बाद हमारा क्या फॉर्मेशन होता है, हमारे सेकेंड पोलर बॉडीज का और एक हेप्लॉइड ओवम, जिसको हम लोग ootids बोलते हैं. और हेप्लॉइड जो न्यूक्लियस होता है हमारे स्पर्म के एंड जो हमारे ओवम के, वो फ्यूज करते हैं और क्या बना देते हैं, डिप्लॉइड जाइगोट. तो ऐसे ही हमारा फर्टिलाइजेशन प्रोसेस
हो रहा था। अब देखो जो हमारा स्पर्म का जो स्टेजेस एंट्री है हमारे ओवम में फर्टिलाइजेशन के द्वारा, सबसे पहले क्या होता है, तो सबसे पहले वो कांटेक्ट में जाता है जो हमारा एक्रोसोमल हेड है ओवम के जेली कोट से। तो जब उसमें कांटेक्ट में जाएगा देन एक्रोसोमल रिएक्शंस वहाँ पे होने लगता है। फिर उसके बाद हमारा क्या होता है, तो एक्रोसोमल प्रोसेस का शुरुआत होता है एंड देन लास्टली फ्यूजन हो जाती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। और फिफ्थ में हमारा क्या होता है, तो एंट्री हो जाती है स्पर्म के न्यूक्लियस की एंड लेटर ऑन कॉर्टिकल रिएक्शन होती है और ऐसे ही करके हमारा फ्यूजन हो जाता है किसके साथ, एग साइटोप्लाज्म के साथ। तो ये आपका फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है। एक चार्ट के फॉर्मेशन में भी दिया हुआ है कि जो भी इवेंट्स होते हैं फर्टिलाइजेशन के, जैसे कि कैसे करते हैं, तो नंबर ऑफ स्पर्म्स क्या आएंगे और कहाँ पे, रिसेप्टर्स पे आएंगे जो कि हमारा जोना पेलुसिडा होता है एंड वहाँ पे क्या होगा, एक्रोसोम रिएक्शन में जाएंगे। अब देखो कौन सा स्पर्म मूव कर पाएगा, कुछ जो क्या होंगे बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिएक्शन शो करते हैं। तो स्पर्म क्या करते हैं, फिर वहाँ जोना पेलुसिडा से मूव करते हैं और एक स्पर्म जो होता है वो जा करके हमारा बाइंड करता है एग से, एग के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। तो फिर उसके बाद क्या होता है, तो एग जो होता है वो रिलीज करता है जो कि सेकेंडरी वेसिकल्स में जो भी इसके कंटेंट्स होते हैं, तो जो एंजाइम्स क्या करते हैं उसको हेल्प करते हैं इंटर करने में जोना पेलुसिडा में एंड देन ब्लॉक कर देते हैं पॉलीस्पर्मी ना हो जाए, मतलब कि ढेर सारे स्पर्म्स एक बार में ही इंटर ना करे, तो उसको हम लोग पॉलीस्पर्मी बोलते हैं। और ये बहुत लोगों में भी देखने को मिलता है पॉलीस्पर्मी का केसेस। अब देखो एक और क्या हो सकता है, तो जो हमारा स्पर्म क्या होता है जब बाइंड करता है एग से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, तो इसमें स्पर्म जो होता है वो कहाँ जाते हैं, एग के अंदर। फिर एग जो होता है सेकेंड मियोटिक डिवीजन अपना कंप्लीट करता है, मियोटिक डिवीजन, अनइक्वल डिवीजन, ओके। एंड देन न्यूक्लियर जो होता है स्पर्म का और एग्स का वो क्या करते हैं, यूनाइट कर जाते हैं और जो भी एग के एंजाइम्स है वो एक्टिवेट कर जाते हैं एंड देन वहाँ से जाइगोट का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है जिसको हम लोग एम्ब्रियोजेनेसिस बोल रहे थे। तो इसमें कुछ आपको जैसे कि इम्पोर्टेंट आपको याद ये रखना है कि एक्रोसोम क्या होता है, इसका काम क्या होता है, तो इसका बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल है हमारे फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में। अब देखो सिग्निफिकेंस क्या है फर्टिलाइजेशन का, मतलब ये क्यों ज़रूरी है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो सबसे पहले ये रीस्टोर करता है जो भी हमारा डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है उसको, कैरेक्टर हमारे स्पीसीज को कैरेक्टरिस्टिक्स को मेंटेन करता है, जैसे कि 46 ह्यूमन बींग्स में। उसके साथ साथ ये क्लीवेज होने हैं, मतलब फर्दर क्या करते हैं, डिवाइड करने में हेल्प करता है फर्टिलाइजेशन। उसके साथ साथ ये इंट्रोड्यूस करता है हमारे सेंट्रियोल्स का, जिसमें क्या होता है मैच्योर्ड एग्स उतना नहीं प्रेजेंट होते हैं, उनमें हेल्प करता है। साथ ही उसके बाद ये सेक्स डिटर्मिनेशन में हेल्प करता है किसी भी एम्ब्रियो का। उसके साथ ही क्या करते हैं, तो फर्टिलाइजेशन जो हमारे जो मेम्ब्रेन होते हैं वो डेवलप करते हैं कि ताकि हमारा जो भी एंट्री होगा स्पर्म का वो प्रिवेंट कर पाए, ताकि कोई भी अदर स्पर्म्स एंटर नहीं कर पाए, जिसको हम लोग पॉलीस्पर्मी बोल रहे थे। और साथ में ये क्या करते हैं, लाते हैं हमारे क्रोमोसोम्स को, जीन्स को जो कि डिफरेंट लाइंस के थे, एंसेस्ट्री के थे, एंड उसके बाद एक न्यू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का फॉर्मेशन होता है, तो जिससे हम इंश्योर करते हैं कि जो हमारा एडेप्टेशन है उसको कवर कर पाए, जो भी क्या बन रहा है हमारा प्रोजेनी या फिर ऑफ स्प्रिंग का जो क्रिएशन हो रहा है जो भी इन्वायरमेंट चेंज के साथ में, तो डैट इज अ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। वहाँ पे क्या होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होती है, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट फर्टिलाइजेशन। ये पूरा आपका प्रोसेस था फर्टिलाइजेशन का, इसी तरीके से फर्टिलाइजेशन होती है ह्यूमन में। नाउ वी विल गो टू एम्ब्रियो। जब आप फर्टिलाइज हो गया है, हमारे पास जाइगोट आ गया है, तो जाइगोट क्या होगा, फिर से डिवाइड करके क्या बनाएगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा। तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट क्या होती है, तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट और एम्ब्रियोजेनेसिस ये होती क्या है, तो ये हमारा डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का, कहाँ से, जाइगोट से, और साथ में बन करके जब ये डेवलप करते जाता है तो एक यंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। तो यही हमारा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है। अब कुछ हमारे इवेंट्स होते हैं इस डेवलपमेंट के टाइम में। सबसे पहला स्टेज 1 जो होता है हमारा क्या होगा, जाइगोट। जाइगोट का टाइम पीरियड कितना होता है, तो ये 12 से 14 घंटे का होता है जस्ट आफ्टर ओव्यूलेशन, मतलब हमारा एग रिलीज हुआ, स्पर्म आया, देन इट फर्टिलाइजेस, जाइगोट 12 से 14 घंटा में रेडी हो जाता है। इसमें इवेंट्स आपको देखने को ये मिलेगा कि हैप्लॉइड जो स्पर्म होते हैं वो क्या करते हैं, यूनाइट करते हैं हैप्लॉइड एग के साथ, और बाद में चल करके एक डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, जिसका जेनोटाइप क्या होता है, अलग होता है, यूनिक होता है। जीनोटाइप ऑफकोर्स डिफरेंट होगा ना, क्योंकि दोनों का जीन्स आ रहा है, तो इट विल बी अ रिकॉम्बिनेंट वन।
अब आते हैं फिर हमारा नेक्स्ट स्टेज क्या होगा, क्लीवेज, मतलब कि डिवीजन होगा। तो वो 30 आवर्स टू 3 डेज लगाते हैं। इसमें हमारा माइटोटिकली मतलब इक्वली डिवाइड करता है अपने नंबर ऑफ सेल्स को बढ़ाने के लिए, विदाउट अपने साइटोप्लाज्मिक मास को बढ़ाए हुए, सिर्फ उसी में क्या कर रहे हैं, रिपीटेडली खुद को डिवाइड करते हैं। देन हमारा स्टेज आता है, फिर मोडुला बनता है। मोडुला जो होता है ये हमारा 3rd to 4th डे में ये फॉर्मेशन हो जाता है, जो कि ये सॉलिड बॉल की तरह होता है। इसमें हमारे आउटर लेयर होते हैं जो कि स्मॉल सेल्स के अराउंड होते हैं, और इनर जो मास होता है वो लार्ज सेल्स होते हैं। मतलब आउटर कवरिंग जो होती है वो छोटे छोटे सेल्स होते हैं, और जो बीच के जो सेल्स होते हैं वो लार्ज होते हैं। ये आपका किसका हो जाता है, मोडुला। इसका जो आपका टाइम पीरियड है वो है 3rd to 4th डे। फिर हमारा ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होता है। ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है, तो ये हमारा 5th डे टू एंड ऑफ द 2nd वीक तक यही रहता है ब्लास्टोसिस्ट में। ये एक हॉलो बॉल होती है, मतलब कि पूरा स्पेस खुला होता है इसमें हमारे ट्रोफोब्लास्ट होते हैं, एम्ब्रियोनिक नॉब होती है, ब्लास्टोसिस्ट कैविटी होती है, और इम्प्लांटेशन भी होती है यहीं से। मतलब इसी केस में हमारा इम्प्लांटेशन शुरू होता है, मतलब कि हमारे यूट्रस से जाकर के हमारा ब्लास्टोसिस्ट जाकर के वहाँ से अटैच होना शुरू करता है फर्दर न्यूट्रिशन। एंड देन एम्ब्रियोनिक डिस्क बनते हैं, प्राइमरी जर्म लेयर्स का एस्टेब्लिशमेंट होता है, ये सारे स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होता है। तो क्लीवेज किसे बोलते हैं, सबसे पहले ये तो हमारा एक छोटा सा इवेंट्स हो गया जिसके बारे में हमने सुन लिया कि हाँ ये चीज़ों का फॉर्मेशन हो रहा है। आफ्टर दैट क्लीवेज किसे बोलते हैं, तो क्लीवेज क्या होता है, कोई भी रैपिडली क्या हो रही है, सीरीज माइटोटिकली डिवाइड कर रही है। जब डाइगोट अपने आप को क्या कर रही है, माइटोटिकली डिवाइड कर रही है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्लीवेज बोलते हैं। जिसमें हमारा ये फर्टिलाइजेशन के बाद ही होता है, जिसमें हमारे बहुत सारे सेल जब बन जाते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लास्टुला बोलते हैं। और क्लीवेज जो होता है हमारा फर्टिलाइज एग में, ह्यूमन में ही स्टार्ट होता है, फेलोपियन ट्यूब में ही 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 ऐसे करते करते बन जाते हैं। इसको हम लोग ब्लास्टोमेयर्स बोलते हैं। मतलब इस तरीके से डिवाइड करते हुए जब क्लीवेज होते होते जब बनते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमेयर्स बोलते हैं। फिर जब एम्ब्रियो जब 8 से 16 ब्लास्टोमेयर्स पे आ जाते हैं, मतलब 8 to 16 सेल्स पे आ जाते हैं, तो उसको हम लोग मोडुला बोल रहे थे, जो कि हमारा 3rd to 4th डे में होता है ना। और ये हमारा इसको मोडुला इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये मलबेरी की तरह दिखता है, लाइक अ फ्रूट, मलबेरी जो फ्रूट्स होती है उनके तरह दिखता है इसलिए। और नेक्स्ट स्टेज जब डेवलप करते हैं तो इसमें क्या होता है, तो हमारा जो एम्ब्रियो होता है वो प्रोड्यूस करता है अबाउट 64 सेल्स। वो 64 सेल्स को मतलब 16 to 32, 32 से फिर आपका 64 ऐसे करके बनाता है। और एक कैविटी भी बनती है अंदर में सेल मास के साथ, और ये कैविटी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसेल। एंड जो एम्ब्रियो इसमें बन जाता है उसके बाद हम उसको क्या बोल रहे थे, ब्लास्टोसिस्ट। ओके, तो ये आपका ब्लास्टोसिस्ट है। अब ब्लास्टोसिस्ट में क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट में बेटा क्या होता है उसके बाद, तो ये हमारा एक आउटर इन्वेलप सेल्स का ये पहले ये बना रहेगा, मतलब एक इन्वेलप जैसा एक कवरिंग रहेगी इसमें। और ट्रोफोब्लास्ट और ट्रोफोइक्टोडर्म आपको देखने को मिलेगा। और इनर सेल मास मतलब जो आउटर कवरिंग होगी उसको ट्रोफोब्लास्ट बोलेंगे, या फिर ट्रोफोइक्टोडर्म। इक्टो मतलब बाहर वाली कवरिंग है, और डर्म मतलब जो लेयर्स होते हैं उसको बोलते हैं। और इनर जो मास होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एम्ब्रियो ब्लास्ट। अब जो सेल्स होंगे ना ट्रोफोब्लास्ट के, वो क्या करेंगे, हेल्प करेंगे किसको, न्यूट्रिशन देने में, हमारे एम्ब्रियो को कोई तो न्यूट्रिशन देगा, देन इट विल डिवाइड। अब इतना ज़्यादा वो खुद को डिवाइड कर रहा है तो इट मस्ट नीड अ न्यूट्रिशन। तो ट्रोफोब्लास्ट के जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं हमारे एम्ब्रियो को। और ये जो सेल्स होते हैं ट्रोफोब्लास्ट के, ये बाद में क्या करते हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स जैसे कि कोरियन और एनियन बाद में चल करके ये बनाते हैं। ठीक है, मतलब खुद को डिफ्रेंशिएट करते हैं, एंड देन कोरियन और एमनियन का फॉर्मेशन हो जाता है। अब देखो ट्रोफोब्लास्ट लेयर फिर बाद में क्या होती है, वो जाकर के अटैच कर जाती है किससे, हमारे इंडोमेट्रियम, हमारे लेयर से, यूट्रस के। एंड अपने इनर मास सेल को क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करके एंड देन एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करते हैं। और ये अटैचमेंट के बाद जो हमारा यूटेराइन सेल है, मतलब यूट्रस का जो सेल होता है, वो क्या करता है, काफ़ी ज़्यादा खुद को ये क्या कहते हैं, डिवाइड करता है, ताकि वो किसको कवर कर ले, ब्लास्टोसिस्ट को कवर करके अपने अंदर इम्प्लांट कर ले, और उसको वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे, उसको एक शेडिंग दे। तो इसका रिजल्ट यही होता है, जो ब्लास्टोसिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, इम्बेड हो जाते हैं, मतलब उसके अंदर जाकर के धस जाते हैं हमारे इंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस में। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन, एंड इट लीड्स टू प्रेगनेंसी। और ऐसे ही हमारा प्रेगनेंसी होता है। जो इम्प्लांटेशन होती है ये हमारे 7 डेज मतलब फर्टिलाइजेशन के 7वें दिन की बाद होती है। और ये फंक्शन हमारे किसका, जोना पेलोसिडा का होता है, कि वो प्रिवेंट करे कि इम्प्लांटेशन हमारे ब्लास्टोसिस्ट का एक एबनॉर्मल साइट पे ना हो। ये जोना पेलोसिडा का
काम है, जिसमें अगर एबनॉर्मल साइट पे जब इम्प्लांटेशन हो जाती है उसको हम लोग इक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं, एंड इट्स अ सीरियस कंडीशन, और ये काफ़ी ज़्यादा आगे चल कर ये सीरियस कंडीशन भी हो जाती है, जिसमें पेशेंट को बचाना भी मुश्किल होता है। यस, बट नाउ द टेक्नोलॉजी हैज़ एडवांस्ड, काफ़ी एडवांस हो चुकी है, बट स्टिल इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स देयर आर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स वी आर डीलिंग विद दैट। या तो इम्प्लांटेशन के बाद क्या होता है, जो भी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं वो हमारे अपीयर होते हैं ट्रोफोब्लास्ट पे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोरियोनिक विलाई, जो कि सराउंडेड किससे होते हैं, तो हमारे यूटेराइन टिश्यू से होते हैं और मैटरनल ब्लड से। और जो हमारे कोरियोनिक विलाई होते हैं और यूटेराइन टिश्यू, ये बाद में चलकर ये क्या करते हैं, इंटरडिजिटेड, मतलब इस तरीके से ऐसे लॉक्ड हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, और एक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल क्या करते हैं, यूनिट बना देते हैं हमारे एम्ब्रियो के बीच में और मैटरनल बॉडी के बीच में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। यही हमारा बाद में चलकर ये क्या बन रहा था, प्लेसेंटा बन जाता है, कोरियोनिक विलाई। एंड ये जो जब प्लेसेंटा ये बन जाता है तो प्लेसेंटा के इसके तरह बैरियर की तरह काम करता है, और साथ ही साथ अल्ट्रा फिल्टर की तरह भी काम करता है हमारे फीटस और मदर के बीच में। ये कनेक्ट करता है हमारे फीटस को एक रोप लाइक अम्बिलिकल कॉर्ड से, जो कि हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट में किसी भी सब्सटेंसेस को, ठीक है, और एम्ब्रियो तक। उसके साथ अगर हम बात करें तो ये हमारे किसके तरह काम करता है, तो इंडोक्राइन टिश्यू की तरह भी काम करता है और हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, जैसे कि HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनोडोट्रोपिन। फिर आपके और भी हार्मोन्स को प्रोड्यूस की कोरियोनिक थायरोक्सिन, कोरियोनिक कॉर्टिकोट्रोपिन एंड ह्यूमन प्लेसेंटा लैक्टोजेन, एस्ट्रोजेन एंड प्रोजेस्टेरॉन। तो HCG क्या करती है, तो कॉर्पस ल्यूटियम को ये एक्टिव रखती है, बाद में जाकर के सिक्रीट करती है प्रोजेस्टेरॉन को और रिलैक्सिंग हार्मोन को। और जैसे ही अगर प्रेगनेंसी के दौरान बात करें तो ये जो हार्मोन्स होते हैं जैसे एस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन, ये सारे के सारे आपको इंक्रीज दिखेंगे मैटरनल ब्लड में, मतलब मदर के ब्लड में ये आपको बढ़े हुए दिखेंगे। तो हार्मोन समझ में आया, रिस्पॉन्सिबल क्या क्या है, क्या क्या चेंज हो रहा है, कैसे इम्प्लांटेशन हो रही है, कैसे प्लासेंटा की डेवलपमेंट हो रही है, ऑल दिस। अब आ जाते हैं गैस्ट्रुलेशन किसे बोलते हैं। तो गैस्ट्रुलेशन क्या होता है, जो भी हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था ब्लास्टोसिस्ट का गैस्ट्रोला के अंदर, मतलब एक प्राइमरी जर्म लेयर का जब फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग गैस्ट्रुलेशन बोलते हैं। ये जो जर्म लेयर्स होते हैं ये कैसे बनते हैं, तो मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स के थ्रू बनते हैं हमारे कुछ सेल्स में, और ये सेल्स जो होते हैं ट्रोफोब्लास्ट के, ये फिर उसके बड़े नंबर्स पे क्या करते हैं, सेल्स को डिवाइड करते हैं, और जिसको हम लोग एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म भी बोला जाता है। इनके पास ऐसा कोई मतलब कोई टिश्यू नहीं होता है जिससे एम्ब्रियो को ये खुद ही डेवलप कर ले, नहीं, तो इसलिए बाद में करके ये लेटर क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट होता है। बाद में चल करके लेटर स्टेज में हमारा जो ब्लास्टोसिस्ट, जो कि इनर सेल मास है हमारा, वो डिफ्रेंशिएट होता है ईपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट में, और दोनों ही जो ईपीब्लास्ट होते हैं और हाइपोब्लास्ट करते हैं वो डिस्क बनाते हैं हमारे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोनिक डिस्क बोला जाता है। अब देखते हैं बेटा कि आपका क्या होता है। हाँ, जैसे कि आपके अगर जब जर्म लेयर बन जाती है तो उसके बाद वो स्पेसिफिक टिश्यूज को बनाता है, जैसे कि ऑर्गन सिस्टम को। ये जो जर्म लेयर्स होते हैं इसके सेम टू सेम ये एनिमल्स में भी ऐसे ही होता है। तो जब 1 मंथ हो जाती है प्रेगनेंसी के तो एम्ब्रियो का हार्ट बन जाता है। सेकेंड मंथ जब प्रेगनेंसी की होती है तो फीटस के लिम्स और डिजिट्स क्या हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। और जैसे ही एंड हो जाता है 12 वीक्स का, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब 3 महीने, तो हमारे मेजर ऑफ द ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन हो जाता है फीटस में। और जैसे ही 9 मंथ्स जो आपके एंड होने लगते हैं, एंड ऑफ 9 मंथ्स ऑफ प्रेगनेंसी, तो फीटस फुली तरीके से डेवलप हो जाता है और रेडी हो जाता है डिलीवरी के लिए। तो ये हमारे ऐसे करके स्टेजेस में ये बनते हैं, ठीक है। अब देखो गेस्टेशन पीरियड क्या बोलते हैं, तो गेस्टेशन को ही हम लोग प्रेगनेंसी बोलते हैं, जो कि ये पीरियड होता है हमारे ह्यूमंस में अबाउट 280 डेज, और ये हमारे कब स्टार्ट होता है, तो मदर्स के लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल से इसको काउंट किया जाता है। अब देखो जो स्ट्रक्चर्स जो हमारे एक चार्ट के फॉर्म में स्ट्रक्चर्स जो है हमारे डिराइव्ड होते हैं कैसे, 3 एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर से, और ऑर्गन्स का जो फॉर्मेशन, जैसे कि इक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। इक्टोडर्म में क्या क्या आते हैं, तो जो भी हमारे स्किन के लेयर्स है, एपिडर्मिस, और साथ ही हमारे स्वेट ग्लैंड, हेयर फॉलिकल्स, ये सारे एक्टोडर्मल ओरिजिन है। फिर हमारे एपिथेलियल लाइनिंग जो हो गई माउथ की, रेक्टम की, ये सारे हमारे एक्टोडर्म में हैं। साथ ही हमारे सेंसरी रिसेप्टर्स जो प्रेजेंट है एपिडर्मिस में, कॉर्निया हो गए, लेंस हो गई आई की, ये सारे हमारे क्या है, एक्टोडर्म है। एंड नर्वस सिस्टम भी हमारा एक्टोडर्मल ओरिजिन है। एड्रेनल मेडुला भी हमारा क्या है, एक्टोडर्मल है। और एपिथेलियम हमारे पीनियल और प्यूटिटरी ग्लैंड के, वो भी एक्टोडर्मल
ऑरिजिन के है। देन मीजोडर्म में आपके क्या होता है, तो नोटोकॉर्ड, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर लेयर्स जो आपके इंटेस्टाइन के, स्टमक के, ये सारे हैं। फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी और लिम्फेटिक सिस्टम्स, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्सेप्ट आर जर्म सेल्स, जो जर्म सेल्स होते हैं वो आपके पहले ही बन जाते हैं। फिर आपके बॉडी कैविटी या फिर डर्मिस, जो स्किन की डर्मिस, एपिडर्मिस हमारा क्या था, एक्टोडर्मल था, मीजोडर्मल हमारा डर्मिस। एंड जो बॉडी कैविटी की जो लाइनिंग होती है वो, और एड्रेनल कॉर्टेक्स। अब देखो किडनी का जो मेडुला होता है ना वो आपका एक्टोडर्मल होता है, और जो कॉर्टेक्स होता है वो मीजोडर्मल होता है। इंडोडर्मल में क्या होता है, तो जो भी आपके एपिथेलियल लाइनिंग हमारे हो गए डाइजेस्टिव ट्रैक के, एपिथेलियल लाइनिंग हो गए रेस्पिरेटरी ट्रैक के, यूरिथ्रा की लाइनिंग, यूरिनरी ब्लैडर की, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम की लाइनिंग सारे इंडोडर्मल होती है। लिवर हमारा इंडोडर्मल ऑर्गन है, पेनक्रियाज इंडोडर्मल ऑर्गन है, थाइमस हमारा इंडोडर्मल ऑर्गन है, और थायराइड एंड पैराथायराइड भी आपकी ग्लैंड्स जो है वो इंडोडर्मल ऑरिजिन के ही होते हैं। तो ये सारे आपके ऑर्गन्स हो गए, आपने पढ़ लिया, बच्चा डेवलप हो चुका है। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, 1 मंथ जब प्रेगनेंसी होती है तो बच्चे का हार्ट बन चुका होता है। तो जब आप अल्ट्रासाउंड के लिए जाते हैं ना, तो अगर आप मतलब जब कभी आप करोगे इन फ्यूचर, जब आप करोगे, जब आप डॉक्टर बन जाओगे, जब आप करोगे, तो आप देखोगे कि हाउ इट फील्स टू लुक इट्स समटाइम्स इट लुक्स वेरी फैसिनेटिंग, बट समटाइम्स इट इज़ वेरी डिप्रेसिंग टू। जब मदर क्रिटिकल कंडीशन में होती है तो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्टी होती है सिचुएशन उस टाइम पे, बट येस वी हैव टू कंट्रोल आवर इमोशंस देयर, नथिंग एल्स। ओके, पार्चुरेशन। अब हम पार्चुरेशन के बारे में जानते हैं। तो पार्चुरेशन क्या होती है, तो पार्चुरेशन हमारे जब भी हमारा जब बच्चा है वो फुल टर्म क्या हो गया है, यंग हो गया है, अब उसको क्या करना है, बाहर निकालना है, मतलब एक्सपेल करना है, द एक्ट ऑफ एक्सपेलिंग फुल टर्म यंग वन फ्रॉम मदर्स यूट्रस, जो कि एंड हो जाता है यहाँ पे, गेस्टेशन पीरियड हमारा खत्म हो जाता है, मतलब प्रेगनेंसी यहाँ पे एंड हो जाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन बोलते हैं। तो ये प्रोसेस जो होता है पार्चुरेशन का, ये कैसे इंड्यूस होता है, तो हमारे नर्वस सिस्टम के थ्रू भी, और हमारे जो भी हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं हमारे इंडोक्राइन ग्लैंड से, मदर्स के, उसके थ्रू। तो ये जो सिग्नल्स होते हैं चाइल्ड बर्थ के, जो पार्चुरेशन होते हैं, वो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, तो फुल्ली जब मेच्योर हो जाता है फीटस वहाँ से होते हैं। एंड प्लेसेंटा क्या करती है, इंड्यूस करती है एक माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फीटल एग्जेक्शन रिफ्लेक्स बोलते हैं। और ये क्या करती है, ऑक्सीटोसिन को क्विकली रिलीज करती है हमारे कहाँ से, तो मैटरनल पोस्टीरियर लोब ऑफ प्यूटिटरी ग्लैंड से। और जितना ज़्यादा ऑक्सीटोसिन हमारा क्या हो जाता है, इंक्रीज होने लगता है, तो ये क्या करते हैं, लेबर पेन को क्रिएट करता है। जो भी पेन होता है आपको चाइल्ड बर्थ से पहले, दैट इज ड्यू टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीटोसिन रिलीज। और यही हमारे क्या करते हैं, रैपिडली कॉन्ट्रैक्शंस कराते हैं। फिर जो रिलैक्सिन होता है वो सीक्रेट किया जाता है कि प्लेसेंटा की फ्लेक्सिबिलिटी को क्या करे, इंक्रीज करे, साथ ही साथ प्यूबिक सिम्फाइसिस और जो भी लिगामेंट्स हमारे सैक्रोइलियक जॉइंट के, उसको हेल्प करे डायलेशन में, जो कि हमारे यूटेराइन सर्विक्स में चाहिए होता है ड्यूरिंग लेबर पेन, उसके लिए काम होता है रिलैक्सिन का। फिर जो बर्थ के बाद जब बेबी जब आ जाती है, तो प्लेसेंटा और जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है वो भी हमारा एक्सपेल हो जाता है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू। ये सारे स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं, आफ्टर बर्थ। आफ्टर बर्थ में जो भी आपको अम्बिलिकल कॉर्ड निकल रहा है, प्लेसेंटा भी निकल जा रही है साथ में, और जो भी रिमेन्स है आपके अम्बिलिकल कॉर्ड के, और जो बेबी निकल रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आफ्टर बर्थ। तो ये पार्चुरेशन होती है। इसमें जो मेजर 2 हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल थे हमारे, ऑक्सीटोसिन एंड रिलैक्सिन। जो आपके जेस्टेशन पीरियड में जो हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल थे, HCG, कोरियोनिक, आपका थायरोप्रोटीन, कॉर्टिकोट्रोपिन, फिर कॉर्टिसोल्स के लेवल बढ़ जाते हैं, प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ जाता है, थायरॉक्सिन की लेवल बढ़ जाती है, एस्ट्रोजन की लेवल बढ़ जाती है, प्रोजेस्टेरॉन की लेवल इंक्रीज हो जाती है। ये सारी मदर्स में होता है, मैटरनल है, नॉट पैटर्नल। ओके, एंड देन लैक्टेशन। लैक्टेशन क्या होता है, तो लैक्टेशन फीडिंग। ओके, अब इसमें देखते हैं, जो भी मेमरी ग्लैंड्स होती है फीमेल्स की, वो डिफरेंशिएशन में चली जाती है प्रेगनेंसी के दौरान, और वो मिल्क प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी, जिस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, लैक्टेशन बोलते हैं। लैक्टेटिंग, द मदर इज लैक्टेटिंग नाउ। मिल्क सिक्रीशन जो होता है वो इंड्यूस हो जाता है कौन से हार्मोन से, हमारे प्रोलैक्टिन से। और ये बाद में सिक्रीट हमारे कहाँ से, मतलब इसको सिक्रीट, प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है वो उसको कौन सिक्रीट कर रहा है, तो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड का ही एंटीरियर लोब। एंड देन मिल्क एजिक्ट होता है हमारे, जो भी स्टिमुलेट करते हैं हार्मोन कौन सा, ऑक्सीटोसिन की वजह से। एंड बाद में वो सिक्रीट, ये कहाँ से हमारा सिक्रीट हो रहा था, तो पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से। ये हेल्प करता है मदर को फीड करने में एक न्यू बॉर्न बेबी को। और जो मिल्क जो भी प्रोड्यूस होते हैं हमारे इनिशियल फ्यू डेज में, जो लैक्टेशन के दौरान, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम बोलते हैं, जिसमें कुछ एंटीबॉडीज पाए जाते हैं, जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है एक न्यू बॉर्न बेबीज़ में रेसिस्टेंस को डेवलप
करने के लिए, एंड दिस इज द फर्स्ट एंटीबॉडीज जो कि बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर होता है थ्रू दी कोलेस्ट्रम, और वो कोलेस्ट्रम में पाया जाता है। एंड दिस इज ऑल अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसमें हार्मोनल कंट्रोल कैसी होती हैं, फिर आपके फीमेल में भी, और देन फीमेल में भी कैसे हार्मोनल कंट्रोल्स होते हैं, फिर गैमेटोजेनेसिस, गैमेट्स का फॉर्मेशन देख लिया, आफ्टर जब गैमेट्स बन जाते हैं तो आपके क्या फर्टिलाइजेशन देखते हैं, फर्टिलाइजेशन में भी हमारे क्या होते हैं, ओवम्स के भी लेयर होते हैं, कैसे उसमें हमारा ये क्या कहते हैं एंटर करता है हमारे स्पर्मेटिड्स। आफ्टर डैट उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, तो सॉरी मेंस्ट्रुअल साइकिल भी देखा था, यस मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद हम लोगों ने फिर आपके फर्टिलाइजेशन देखे थे, फर्टिलाइजेशन के बाद आपके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को हमने देखा, देन पार्चुरेशन एंड देन लैक्टेशन। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे एंड होता है। और हाँ, इस चैप्टर से भी आपको एटलीस्ट नहीं भी तो 500 to 1000 MCQs लगाने चाहिए। अगर आप नहीं लगाते हो तो यू आर स्टिल अ वेरी फार बिहाइंड द रेस, आप बहुत पीछे हो अभी भी रेस में। फिर make sure you will do MCQs regularly and daily, and that's a very very important thing। अगर आप ये सोचते हो कि आप बैठ करके सिर्फ नोट्स बना देते हो और आप सिर्फ चैप्टर्स को पढ़ लिए हो 10 बार, तो नो इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। बट अगर आपने वही काम अगर MCQs के साथ किया है तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सिलेक्शन, क्योंकि आपको एग्जाम्स में जाकर के नोट्स नहीं बनाने हैं, यू हैव टू सॉल्व MCQs, आपको वहाँ पे कोई MCQs लगाने हैं। तो आपका माइंड उस तरीके से काम करना चाहिए कि हाँ MCQs कैसे बनाते हैं, क्योंकि आपके सामने क्वेश्चन है, आपके पास 4 ऑप्शंस होते हैं, समटाइम्स आपको उसमें से 2 ऑप्शन सिमिलर लगते हैं कि इसका आंसर ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ नोट्स पढ़ा होता है, यू हैवंट प्रिपेयर्ड फॉर योर MCQs। आपने MCQ तो प्रिपेयर ही नहीं किया है, तो आपको कैसे पता चलेगा? एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, MCQs आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड द प्रीवियस ईयर क्यूज टू। लेकिन अभी के टाइम पे नीट पे प्रीवियस ईयर क्यूज को अगर आप थोड़ा सा ये भी कर देते हो, बट हाँ जैसे कि आप इंपॉर्टेंट MCQs जैसे MTG, NCERT फिंगर टिप्स, ये सब आप जब बनाते हो तो दैट्स आर वेरी गुड बुक्स, बहुत ही अच्छी है। Okay, so this is the end of the chapter. Keep going and studying. Yes, so in next class we are going to start our next chapter. Okay, bye bye.